स्टूडेंट्स वेलकम टू अनदर क्लास। देखिए, मुझसे एक बच्चे ने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। जनरली हम ऑफलाइन क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं उसके पास वर्कशीट वगैरह भी भेजते हैं और उस वर्कशीट में उस बच्चे के नंबर एक्सपेक्टेशन से ज़रा सा कम रहे। तो बच्चे ने पूछा कि सर ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्यों नहीं हुए, और जवाब भी सीधा साधा था कि क्वेश्चन कभी भी अपने आप नहीं होते हैं, क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो आप, क्योंकि अभी नई एज के बच्चे हैं, इतना एक्सपीरियंस इसको नहीं जानते, तो एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद कभी भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं हो सकते। टिल एंड अल्टिल आप रजनीकांत ना हो, आप एक बार में उसको नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने चैप्टर को 2-3 बार पढ़ा है, फिर ऑफलाइन नोट्स को भी आपने सॉल्व किया है, तो हम ये कहेंगे कि आप परफेक्ट हो सकते हैं। और एक और सबसे बेस्ट मेथड होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, जहाँ पर उलझते हैं वहीं पर उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करें। आजकल इंटरनेट इतना बड़ा दरिया है, सागर है, कि हर चीज़ का जवाब यहाँ पर आपको मिलता है। तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करें, वो आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट देगा। यही वो मेथड है जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके आगे आप कर पाना पॉसिबल नहीं होता। ना अभी आज हमारा कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का दिन है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमने वर्कशीट में आपसे काफ़ी बच्चों के पास सेंड भी किए थे, और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक के किए हुए टॉपिक पे आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। रिडॉक्स रिएक्शन है, कोई रिएक्शन दी गई है, x की वैल्यू बतानी है, क्या होगी 2, 12, 6, 10, ये x की वैल्यू बतानी है। अब थ्योरेटिकली कहा जाए तो ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, और बैलेंसिंग के कई मेथड आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। लेकिन मल्टीपल चॉइस में कई बार डायरेक्ट भी बात बन जाती है। आपको पूरे प्रोसीजर को अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करो। वहाँ 12 आयोडीन है, यहाँ 2 आयोडीन है, तो कितने आयोडीन का यहाँ फ़र्क बचता है? 10 आयोडीन का। तो सीधा सा जवाब ऑप्शन नंबर डी ये जवाब बनेगा। अभी एग्जामिनर क्वेश्चन तो यही सोच के बनाते हैं कि भाई बच्चा उसको सॉल्व करेगा, पूरी इक्वेशन बैलेंस करेगा, तब जाके बात बनेगी, जबकि ये बहुत आसानी से यहाँ पर हो सकता है। अब आपसे पूछा गया है इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है ये पूछा गया, मैं याद दिला दूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस होता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर को चेक करो। IO3 अगर आपको दिया गया है तो यहाँ आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 6 आएगा, IO3, और वहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा, यानी 6 से 0 इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एक बार इसको भी चेक कर लो। यहाँ एक आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और वहाँ एक आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यानी बढ़ रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर IO3 ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछते कि बताओ रिड्यूसिंग एजेंट, तो I नेगेटिव ये आपका वहाँ पे जवाब होगा। कई बार आप बच्चे आंसर्स को रट लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर वही बदल देते। जैसे बुक में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन एग्जामिनर ने गूगली फेंक दी, उसने कह दिया रिड्यूसिंग एजेंट, फिर आपका रटा हुआ आंसर गड़बड़ा जाता है। तो इस तरह से कंसेप्ट की क्लियरिटी जरूरी है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में क्या ट्रू है, यानी यहाँ पर आपसे एक्चुअल में ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज के बारे में बात की गई है।
ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज, जो कि मैंने सिखाया था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एन एटम कैन गेन और लूज इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। कॉन्फ़िगरेशन 285, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन का, सो दिस इज p-3। और कितने का लॉस करेगा ऑक्टेट के लिए? 5 का +5, तो रेंज क्या होगी? -3 to +5, -3 to +5, ऑप्शन नंबर ए। रिडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट वो होते हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन स्टोइशियोमेट्री पे जो आपको करने हैं, सीखने हैं। अब ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं, कोई बहुत बड़े न्यूमेरिकल होते नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी इनको करना होता है, किसी भी तरह की एरर ना हो। ना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन फॉर्मेल्डिहाइड, कंपाउंड का नाम भी याद रखें तो अच्छा, मीथेनल कह सकते हैं IUPAC ने, और कॉमन में फॉर्मेल्डिहाइड भी इस कंपाउंड को कहा जाता है। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है। हमने आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताने के कई मेथड बताए, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर एज वेल एज एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर, ये आपको मेथड हमने बताया। अब आप यहाँ पर समझ जाओ कैसे निकालोगे। बेशक से एब्सोल्यूट का इस्तेमाल करो या एवरेज का, दोनों से जवाब सेम आएगा। हाइड्रोजन कार्बन, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, -1+1, हाइड्रोजन कार्बन -1+1, कार्बन ऑक्सीजन -2+2, तो कार्बन का ओवरऑल सॉल्व करें कितना आ गया? 0, यानी ऑप्शन नंबर डी ये हमारा जवाब यहाँ बनेगा। देखिए ध्यान रखिए, कोवेलेंट बॉन्ड की में एसिटिक एसिड है जहाँ पर हमारे जवाब गड़बड़ा जाते हैं। मैंने क्लास में भी करवाया है कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर और उसका एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर में फ़र्क होता है, इसीलिए एसिटिक एसिड में सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर ही निकाला जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 5, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडॉक्स रिएक्शन? कोशिश आपकी तरफ से जल्दी से चैट सेक्शन में, डोंट बी ए स्टॉकर, स्टॉकर की तरह नहीं कि बिल्कुल देखते रहना है गेम को। बिल्कुल पबजी खेलते हैं ना, स्पेक्टेटर, एक प्लेयर पबजी खेलता है, भाई पबजी खेलेगा तो बहन स्पेक्टेट करेगी ताकि उसको बताती रहेगी देख भाई वहाँ पर ये है, वहाँ पर ये है। छोटा भाई बड़ा भाई खेलेगा तो उनमें से एक स्पेक्टेट करेगा, नहीं ऐसे नहीं करना, खेलना है। आप इसमें से देख के बताओ कि कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता भी है, घटता भी है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हर एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर पता लगाओ। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी है, डिक्रीज भी है, वही रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +1 आएगा, ऑक्सीजन का -2 आएगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा, सल्फर का +6 आएगा, ऑक्सीजन का -2 आएगा, यह ये है। उधर अगर आप देखोगे तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग निकाल के देख लो। सोडियम का तो आप जानते ही +1 होता है, तो आपने देखा कि सोडियम के ऑक्सीडेशन नंबर में बदलाव नहीं आया, सल्फर में नहीं आया, ऑक्सीजन में नहीं आया, जो भी एलिमेंट है उनके ऑक्सीडेशन नंबर में बदलाव नहीं आया, तो ये हमारी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकती क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ पर चेंज नहीं आया। ऐसे ही अगली रिएक्शन को देख लो, सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे 5 आएगा, ऑक्सीजन का -2, सोडियम का +1, क्लोरीन का -1 ये आएगा। वहाँ देख लो, यहाँ भी सिल्वर का +1 आएगा, क्लोरीन का -1 आएगा, सोडियम का +1 आएगा, नाइट्रोजन का 5 आएगा, ऑक्सीजन का -2, सिल्वर का सेम है, नाइट्रोजन का सेम है, सोडियम का सेम है, क्लोरीन का सेम है, किसी के भी ऑक्सीडेशन नंबर में बदलाव नहीं है। ये भी हमारी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकती क्योंकि एक एक को इवेल्युएट करना ज़रूरी होता है। यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ब्रोमीन का भी 0, और यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और ब्रोमीन का -1। अब देखो ध्यान से, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो ये क्या हुआ, दिस इज द ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, और ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है उसका रिडक्शन। यानी इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट ऑप्शन बनेगा, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। यही रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर पूछते डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बताओ तो आप क्या कहते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और उसी सब्सटेंस का रिडक्शन, इस तरह से ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरीन पोजेस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट? फ्लोरीन के बारे में एक बार ध्यान रखो, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इसी वजह से फ्लोरीन को सुपर हैलोजन भी कहते हैं। देखो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस जब हम सॉल्व करते हैं तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ एडिशनल चीज़ें आपको भी बताता हूँ, और इसी वजह से ये MCQ सॉल्व करते वक्त बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मल लेक्चर में कई बार नहीं हो पाती वो यहाँ पर होती है। तो सुपर हैलोजन कौन है? फ्लोरीन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? फ्लोरीन। तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होगा, हमेशा -1। लेकिन फ्लोरीन के लिए मैंने एक एक्सेप्शन आपको बताया था क्लासेस के दौरान, और वो एक्सेप्शन था HOF। HOF के अंदर मैंने स्पेशली कहा था कि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, क्योंकि OH एज ए ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो -1 + x = 0, x = 1। तो ये एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन है, इसमें ये नहीं कि आप इसको सॉल्व, देखो एक्सेप्शन वही होता है जो थियोरेटिकली सॉल्व नहीं हो पाता लेकिन प्रैक्टिकली कुछ और रिजल्ट शो करता है। तो ये हमारे पास HOF, ये एग्जाम्पल, इसको याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ो। अब ये आपके पास रिएक्शन आ गई, और ये रिएक्शन मैंने पिछली 1-2 क्लासेस के अंदर आपसे सॉल्व करवाई है। Cl2, और आपको बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी, x और y की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखो जहाँ तक x और y की वैल्यू बतानी है, या तो आपको याद हो ये मैंने क्या समझाया था, नहीं तो इसी को 2 में तोड़ लो। OH नेगेटिव तो सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेसिक मीडियम है। तो मैंने सिखाया था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में कि क्लोरीन से एक बार मिलेगा Cl नेगेटिव, और क्लोरीन से एक बार मिलेगा ClO3 नेगेटिव, ये आपको बताया था। और बैलेंसिंग में अगला स्टेप क्या होता था? बैलेंसिंग में बैलेंस द नंबर ऑफ एटम अदर देन O एंड H। O एंड H के अलावा बैलेंस करो। 2 क्लोरीन हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, ये हुआ। अगला स्टेप इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 1 क्लोरीन का भी 0, 2 का भी 0, वहाँ 1 का 1 और 2 का -1। 1 क्लोरीन का -1 और 2 क्लोरीन है तो -2, यानी वी कैन से चेंज्ड बाय 2 यूनिट। यहाँ 1 क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, 2 का भी 0, और ClO3 नेगेटिव है ये। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 का 5, 1 क्लोरीन का 5, लेकिन 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन का टोटल कितना हो जाएगा? 10। तो चेंज्ड बाय 10 यूनिट, बाय 10 यूनिट। इस तरह से मैंने आपको बैलेंसिंग के स्टेप सिखाए थे, कुछ ऐसे था। अब फिर अगला क्या था कि इनको बराबर करना है, वो 2 और ये 10, और इसके बराबर करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ऐड कर दो, सो वी कैन से 5Cl2 + Cl2 gives you 10Cl नेगेटिव + 2 ClO3। बस इतने से ही हमारा जवाब बन जाएगा। 5Cl2 + Cl2 का मतलब हुआ 6Cl2, और ClO3 -1 2 + 10Cl नेगेटिव। अब खुद देखो कि आपको यहाँ पर क्या बताना था, आपको यहाँ पर क्या बताना था। देखो Cl2 कितने हैं, अब Cl2 यहाँ तो 6 आ रहे हैं, यानी x की वैल्यू 6 आ रही है जो कहीं भी नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ और चेंज करना पड़ेगा। सभी को 2 से डिवाइड करो, क्योंकि सभी 2 से डिवाइड हो सकती हैं। दिस इज 3Cl2, ClO3 नेगेटिव, और साथ में 5Cl नेगेटिव। नाउ x यानी ये वैल्यू x = 3, और y यानी ये वैल्यू y = 5। तो x = 3, y = 5, हमारा ऑप्शन नंबर C ही करेक्ट होगा। कंसेप्ट जानना है, मैंने वही कहा ना कि हमेशा हिट एंड ट्रायल में सक्सेसफुल हो जाओ। हिट एंड ट्रायल का मतलब जानते हैं ना हिंदी में, तीर तुक्का मेथड, तीर तुक्का मेथड। अब तीर हमेशा सही निशाने पे लगे ज़रूरी नहीं है, हाँ
तुक्के लगते हैं, नो डाउट, लेकिन परफेक्शन के लिए ज़रूरी है ऐसे सॉल्व करके देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, बेटर रहता है। नाउ इस क्वेश्चन का जवाब बता दो, ये तो आप हर एक बच्चा बता सकते हैं, यू कैन सॉल्व, ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन सॉल्व। देखते हैं, कम ऑन टेल मी द आंसर। जल्दबाजी में करोगे तो गलती होगी, पहले बता दो। जल्दबाजी में नहीं करोगे तो ठीक है, बात बन जाएगी, ठीक है। चलें, आज क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई है, 2 क्रोमियम, 2 2 ज़ा 4, 4 अमोनिया, 2 2 ज़ा 4, 4 साइनाइड एंड 4 CO इज इक्वल टू चार्ज। क्रोमियम को X मान लिया, अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0, साइनाइड का -1, CO का 0 एंड 2x इज इक्वल टू +4 एंड x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ कि 1 क्रोमियम हैज ऑक्सीडेशन नंबर +2। लेकिन क्या क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? क्वेश्चन में ये पूछा गया टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमियम जितने भी हैं उन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या है। एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 2, लेकिन टोटल क्रोमियम कितने हैं हमारे पास 2, एक का है 2 तो 2 का कितना हो गया 4, ये हो गया। वही जो एग्जामिनर आपके साथ स्टंटबाजी करते हैं कि क्वेश्चंस में ऐसे बदलाव ला देते हैं कि आप कई बार जल्दबाजी में उस चीज़ को नहीं समझ पाते। तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ है, अगर टोटल शब्द ना होता ना तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता, लेकिन टोटल शब्द आने की वजह से जवाब बदल गए, जज्बात बदल गए, आंसर बदल गए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत। चलो अगले पे, एन फैक्टर फॉर कन्वर्जन ऑफ Br2 टू BrO3। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको एन फैक्टर बताया था, मैं दोबारा से बताया था। एन फैक्टर का मतलब है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कि किसी भी रिएक्शन के दौरान कितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होता है। जैसे अब सोडियम से सोडियम +1, अब इस सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका +1, तो चेंज कितने का हुआ 1 का हुआ, तो एन फैक्टर इज 1। Cl -1 टू Cl, ऑक्सीडेशन नंबर -1, ऑक्सीडेशन नंबर 0, चेंज कितने का हुआ 1 का, तो एन फैक्टर 1। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर में बदलाव लेते हैं और पता लगाते हैं कि एन फैक्टर क्या होगा। अब यहाँ है Br2 gives you BrO3 नेगेटिव। पहले तो ब्रोमीन को बैलेंस करो, अब ऑक्सीजन नहीं दिया गया, उसका मतलब उसके बारे में आपसे पूछा भी नहीं गया, आपसे सिर्फ ब्रोमीन के बारे में पूछा गया। एक ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, एक ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और 2 ब्रोमीन का भी 0, 2 का भी 0। वहाँ एक ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 5 आएगा और 2 ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 10 आएगा। जितने एटम होते हैं सभी के ऑक्सीडेशन नंबर में होने वाला चेंज आपके लिए काउंट करना जरूरी है। तो चेंज यहाँ पर 0 to 10, 10 यूनिट। ऑप्शन नंबर बी, जल्दबाजी में बच्चे ऑप्शन नंबर ए को मार्क करते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कई बार होता है ना एग्जाम में कि करके तो हम सब कुछ आए थे, लेकिन नंबर हमारे पता नहीं कहाँ चले गए, यहीं पर गायब होते हैं। एक क्वेश्चन बना, चलो अगला, वेरी वेरी क्लासिकल एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर का हम कहें बहुत ही ज़्यादा क्लासिकल क्वेश्चन, इसका तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, मैं ये कहूँगा आपको, ध्यान से सुनो। कहा गया है कि एक कंपाउंड में 3 एलिमेंट हैं। एटम ए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, एटम बी जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है एंड एटम सी जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। ये तीनों कंबाइन करते हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फार्मूला करेक्ट होगा। बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है, कौन सा फार्मूला यहाँ पर करेक्ट होगा। पहले पुरानी बुक्स में
मैं ये कहूँगा 2006-07 तक जो बुक्स में सॉल्यूशन आते थे बहुत भयंकर आते थे, भौकाल मचा देते थे, भूचाल आ जाता था। लेकिन ज़रा सी ट्रिक्स का इस्तेमाल करो, बहुत इजीली होगा। ट्रिक क्या है देखो, हर एक पे चार्ज 0, तो इसका मतलब सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी 0। हमें दिख रहा है सभी पे चार्ज 0 है, तो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर 0 आना चाहिए। जो भी एटम कंबाइन हो उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 आना चाहिए। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को लेता हूँ, ABCD, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए कितना है 2, बी कितना है 5, सी कितना है 2। अब C2 है तो यानी -2 × 2। क्या ये 0 आ रहा है? क्योंकि सम 0 आना चाहिए। देखो ध्यान से, कितना रहा है 7 - 4 यानी 3, यानी इसके ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जवाब नहीं हो सकता। यहाँ देखो बी में A2, ए का 2 है तो 2 × 2 प्लस 2B, बी का 5 है तो 5 × 2 और प्लस C कितने हो गए 2 3 6, C का -2 है तो -2 × 6। अभी सॉल्व करो कितना आएगा देखो, दिस इज 4 प्लस 10 -12, ये आएगा ना 2 2 4 5 2 10 और ये -12 और ये सॉल्व करके 2, यानी इनका सम भी 0 नहीं आया, ये भी नहीं हो सकता। क्रॉस C पार्ट 3A यानी 2 × 3 प्लस 2 4 8, 8B यानी 5 × 8, देखो 2 4 8, 5 × 8, ये हुआ ना, B का 5 है आपके पास, यस 8, 5 × 8 और C का कितना है, ध्यान से देख लो एक बार, A4 और A3 B4 C2 की हम किसका कर रहे हैं, C का कर रहे हैं ना, C का तो ये वाला है, तो ये हो गया। और 2B है यहाँ पर, देखा कई सारी चीज़ें होती है ना तो गड़बड़ हो जाती है। 2B का मतलब 5 × 2 प्लस और 8C है, C का -2 है और इज इक्वल टू कितना हुआ देखो, अब इसको सॉल्व करो, 3 2 6, 5 2 10, 16 हो गया, 16 यानी सॉल्व करें कितना रहा है 0, यानी हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रहा है। न्यूट्रल स्पीसीज में जब कोई एटम कंपाउंड होगा, कंबाइन होगा, कंपाउंड बनाएगा, तो ऑब्वियसली वो न्यूट्रल होगा और न्यूट्रल के लिए ज़रूरी है कि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर 0 आना चाहिए। इसको भी सॉल्व करके देख लो, यहाँ 0 नहीं आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर C। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी है आप इस बात को याद रखना कि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये यहाँ पर याद रखना। द नेक्स्ट वन, इस क्वेश्चन में भी बहुत बच्चे गलती करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? मैंने अपने क्लास में करवाया था ऑक्सीडेशन नंबर रेंज वाले में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट जो इंक्रीज कर सकता है। सभी के सभी सल्फर के कंपाउंड है, तो ऐसा करो सल्फर की रेंज निकाल लो 286। सल्फर की रेंज क्या आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा या 6 का लॉस करेगा, तो -2 से +6 ये इसकी रेंज आएगी, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ये रेंज है। अब इनमें से जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ डिक्रीज होता होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। पहला है SO2। SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा सल्फर और -2 × 2 = 0, S = 4, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 4 आएगा। 4 का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। जो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, जो डिक्रीज करता है वो ऑक्सीडाइजिंग। तो ये तो दोनों की तरह एक्ट करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग भी होगा, रिड्यूसिंग भी होगा, और हमें तो वो जवाब ढूंढना है जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग। H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो -2 आएगा। -2 मतलब यहाँ कम नहीं हो सकता, सिर्फ बढ़ सकता है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और एक बार पहले इसको देख लो, H2SO3
यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 4 आएगा। 4 का मतलब कैन इंक्रीज कैन डिक्रीज, दोनों ही कार्य हो सकते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग भी है और रिड्यूसिंग भी है। अब ये H2SO5, अब H2SO5 अगर आपने शुरुआत की 2-3 क्लास ध्यान से देखी हैं तो H2SO5 कैरोज एसिड कहलाया जाता है। मैंने इसका ऑक्सीडेशन नंबर पर्टिकुलरली आपको सिखाया था कि आपको इसका हमेशा एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, क्योंकि अगर X वाले मेथड से निकालोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर 8 आएगा, जो कि रेंज में है ही, इस तरह से गड़बड़ी हो जाएगी। इसका मैंने आपको एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर सिखाया था कि यहाँ हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -1, सल्फर और ऑक्सीजन ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, -1 +1 और -2 +2, -2 +2 और -1 +1 एंड माइनस, और ये दोनों ऑक्सीजन सेम हैं, तो दोनों ऑक्सीजन सेम हैं, इनका कंट्रीब्यूशन 0 और -1 +1, यानी इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप चेक करो तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और अगर 6 ऑक्सीडेशन नंबर है तो बिल्कुल रेंज के लास्ट में है, बढ़ नहीं सकता, घट सकता है। और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट सकता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट होगा। इस तरह से आपको उलझाने के लिए हर जगह, और लेकिन आपने उन उलझनों में फंसना नहीं। मिस्टेक बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो मिस्टेक बुलाएंगे आपको लेकिन जाने का नहीं। कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो इन बाधाओं से बड़ी आसानी से निकलोगे। नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन दिस इज। ये तो जवाब आप ही दे सकते हैं, जल्दी से बता दो मुझे इसका जवाब क्या होगा। ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन है, क्या? सिंपल। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, इस क्लोरीन से यहाँ जाएंगे तो -1, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ तो रिडक्शन। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन। तो सेम सब्सटेंस का रिडक्शन, सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जब एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है और उसी सब्सटेंस का रिडक्शन होता है तो उसे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के नाम से पहचानते हैं। ये बात बन गई, कह दी ना। अब जवाब दो। देखो, इन MCQs को सॉल्व करवाने का मकसद यही तो है कि आप बच्चे साथ के साथ जवाब दें, एकदम से ऐसे नहीं कि सिर्फ घूरते ही रहें। जवाब आएगा, कई बच्चे तो मंत्र मारने लगते हैं, जवाब आ जा, जवाब आ जा। जवाब नहीं आएगा, खींच के लाना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, करना पड़ेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? काफ़ी देर से कर रहे हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। यहाँ एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 और 2 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 12। एक का 6, 2 का 12, तो टोटल क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 12। वहाँ एक क्रोमियम का 3 और 2 का 6, तो टोटल 6 डिक्रीज हुआ, पहले में आ गया। और भी सॉल्व करके देख लो, नहीं तो हमारा पहले में ही जवाब आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। बन गया, आ गया जवाब, तो सॉल्व करना पड़ा। रिड्यूसिंग एजेंट कहते तो अगले वाला रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता। भूलना नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इटसेल्फ होता है रिडक्शन। तो अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछते कि भाई बताओ कौन सी स्पीशीज का रिडक्शन हुआ, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इटसेल्फ रिडक्शन होता है। इस पॉइंट को भी यहाँ पर लर्न करना। इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन बेसिक में। इक्विवेलेंट मास चैप्टर 1 में आपको हमने सिखाया था कि इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर, ये होता है n फैक्टर। और KMnO4 अपने आप में एक अलग ही चीज है। KMnO4 अगर एसिडिक मीडियम में है तो इसकी रिएक्शन होती है MnO4 नेगेटिव गिव्स यू Mn+2, और अगर ये बेसिक मीडियम में है तो इसकी रिएक्शन होती है MnO4 नेगेटिव गिव्स यू MnO2।
तो आपको ये देखना होगा कि ये बेसिक मीडियम है या एसिडिक, क्योंकि दोनों में एन फैक्टर अलग हुआ, एन फैक्टर भी बताया था, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर आता है 5, चेंज कितना है 5, और बेसिक मीडियम में एन फैक्टर हमारे पास आता है 4, यानी चेंज कितने का है 3 का चेंज। तो आपसे बेसिक मीडियम पूछा तो बेसिक मीडियम पे ध्यान देंगे। मॉलिक्यूलर मास कितना है 158 और डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, बेसिक मीडियम का एन फैक्टर 3, सो 158 डिवाइडेड बाय 3, देखो कितने पे जाएगा 3 5 जा, और वी कैन अंडरस्टैंड 52.66, ये आपका जवाब यहाँ पर बनेगा 52.66 रहेगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछता कि एसिडिक मीडियम में बताओ, तो ये तो 52.66 आ गया। अगर मैं एसिडिक मीडियम में पूछता तो क्या कहते, तो एसिडिक मीडियम के एन फैक्टर से डिवाइड करते, वहाँ कितना एन फैक्टर आएगा 5, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और 5 से करते तो 5 3 15, यानी 31.6 वो आपका जवाब। वही मैंने कहा ना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बच्चे रटते तो हैं, लेकिन एग्जामिनर कई बार गुगली खेल जाते हैं, थोड़ा सा समझदारी का वहाँ पर हमें इस्तेमाल करना होगा। तो द नेक्स्ट वन, इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। पोटेशियम डाइक्रोमेट, मैं इसकी रिएक्शन बता दूंगा। Cr2O7 - 2 gives you chromium +3, ये इसकी रिएक्शन है। चलो सॉल्व करो। इक्विवेलेंट मास बताना है, और मैंने अभी फार्मूला बताया था आपको, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था। बताओ एन फैक्टर कितना, एन फैक्टर यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6, लेकिन जितने क्रोमियम है सबका चाहिए 12। एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3, क्रोमियम बैलेंस करो पहले तो, एक का 3, 2 क्रोमियम में वहां भी 2 होंगे, तो 2 क्रोमियम का कितना हो जाएगा टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 6। तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का हुआ 6 यूनिट का, तो एन फैक्टर कितना हुआ 6 यूनिट, और मॉलिक्यूलर मास कितना है 294, तो 294 डिवाइड बाय 6, और आप समझ सकते हो ऑप्शन नंबर बी ये हमारा जवाब यहाँ पर बनेगा। तो इस तरह से बच्चों स्टडी का हमेशा यही मेथड होना चाहिए। ऑनलाइन स्टडीज़ को सही ढंग से करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है, इसकी स्क्रीन रिटेंशन टाइम हमारा बहुत कम होता है। हम एक ही स्क्रीन पे बार बार नहीं देख पाते। अगर हम टीवी के चैनल भी देख रहे हैं ना, तो हम लगातार चैनल बदलते रहते हैं, एक में ऐड आई तुरंत चैनल बदलते हैं, तो हमारा स्क्रीन रिटेंशन का टाइम बहुत कम होता है। लेकिन जब किताब खोल के बैठते हैं ना, तो एक पन्ना कई दिनों तक खुला रहता है, एक पन्ना कई, वो बुक का रिटेंशन टाइम बहुत होता है। एक पन्ना खोला, खो गए ख्वाबों में, खत्म बात, वो खत्म ही नहीं हुई देता। तो स्क्रीन रिटेंशन टाइम कम होता है। एक ह्यूमन बॉडी की खास टेंडेंसी है एडेप्टेशन, सेल्फ और होम्योस्टेसिस, आप बायोलॉजी वाले बच्चे जानते होंगे, होम्योस्टेसिस और सेल्फ और एडेप्टेशन, अपने आप को अडेप्ट कर लेना माहौल के अकॉर्डिंग। अब माहौल हमारा थोड़ा सा गड़बड़ाहट वाला चल ही रहा है, क्यों ना अडेप्ट कर लो, स्टडी आज नहीं तो कल करनी तो है ही, अभी कंफर्टेबल जोन में रह के कर लो, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। तो इस तरह से ये मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है कि किस तरह से इम्पोर्टेंट MCQ सॉल्व होने हैं, और उम्मीद है आपने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। डेली वर्कशीट्स को ऑफलाइन वाले बच्चे ज़रूर सॉल्व किया करें, बहुत ज़रूरी है, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। मिलेंगे अगली क्लास में, ऑल द बेस्ट।